पिछले लेक्चर में रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात हम लोग कर रहे थे और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ऑलरेडी हमने आपके साथ अपनी बात को साझा किया है। आपने समझा है कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है रिएक्शन इंटरमीडिएट, और उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स की चर्चा हम लोग किए थे कि वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, और जिसमें से कि हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, उनको पहचानना सीख चुके हैं। आज हम लोग जो दूसरा इंटरमीडिएट है जिसको हम आज कार्बोनियम आयन कहेंगे, उसकी बात आपके साथ करेंगे, और कार्बन आयन उसके बाद फिर बात करेंगे। कार्बोनियम आयन जैसा कि इसके दो नाम है, लिटरेचर में भी दो नाम है, हर बुक में आपको मिलेंगे। एक तो कार्बोनियम आयन है, इसी को हम कार्बोकैटायन भी कहते हैं। कार्बोकैटायन कहना और बल्कि ज़्यादा अच्छा, आपको समझाने में और आसानी होती है, क्योंकि कैटायन आप जानते हैं कि जहाँ पॉजिटिव है उसको कैटायन कहते हैं और जहाँ नेगेटिव चार्ज उसको हम एनायन कहते हैं। कार्बोकैटायन का मतलब है कि यह एक कैटायन है, लेकिन स्पेशलिटी ये है कि जो स्पीसीज है उसमें पॉजिटिव चार्ज सिर्फ कार्बन पे मौजूद है। अगर कार्बन पे मौजूद है तभी हम उसको कार्बोनियम आयन कहेंगे। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई NO2+ ये कार्बोनियम आयन, द आंसर इज नो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन वो कार्बन पे नहीं है बल्कि किस पे है, नाइट्रोजन पे है। इसी तरह से क्लोरीन पे है, ये भी का हमारा कैटायन है, ये भी कैटायन है, लेकिन कार्बोकैटायन नहीं है। कार्बोकैटायन हम तब कहेंगे जब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे होगा। वेरी सिंपल, आप देख सकते हैं अपने किसी स्पीसीज में अगर ये कंडीशन है तभी वो कार्बोनियम आयन है, कार्बोकैटायन है। अब आप देखिए कि जो कार्बोकैटायन है ये बहुत सारे आपको कोर्स में मिलेंगे। एलाइल मिलेगा, बेंजाइल, ट्राईमिथाइल और बहुत तरह के कार्बोनियम आयन आपको मिलेंगे, ट्राईफिनाइल मिथाइल। लेकिन हम लोग आज लेक्चर को अपने एक शुरुआत के समय में केवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, और जब ये नॉलेज आ जाएगी तो आगे चल के जब हम आपको रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ये पढ़ा लेंगे तब हम लोग एलाइल, बेंजाइल और इन तरह की बात करेंगे ना, ट्राईफिनाइल मिथाइल की। लेकिन आज के लेक्चर में केवल हम लोग वन बाय वन हम आपको समझा रहे हैं, जिसके चलते कि एक एक सीढ़ी आप ऑर्गेनिक में आपको नॉलेज मिलती जाए, और आप शुरू के दिनों में छोटी छोटी नदियों में तैरना सीख रहे हैं, फिर आगे चल के उससे बड़ी नदी में, फिर गंगा जी में, धारा में आप तैरेंगे। तो आप देखिए कि कैसे क्या है, इसे आप सीखिए, कंसंट्रेट करिए बोर्ड पे आप। ये मिथाइल कार्बोनियम आयन, आप जानते हैं कि मीथेन से एक H कम कर देते हैं तो मिथाइल है, इसी तरह से इथाइल, प्रोपाइल, और इस पॉजिटिव चार्ज के नाते इसका नाम है मिथाइल कार्बोनियम आयन। अब सवाल है कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन किसको कहेंगे? बाय डिफिनीशन कि जिस कार्बन के साथ प्लस चार्ज है और एक R लगा, R मतलब अल्काइल ग्रुप लगा है, उसको हम प्राइमरी कहेंगे। 2 R लगे हैं तो सेकेंडरी कहेंगे, 3 R लगे हैं तो उसको हम टर्शरी कहेंगे। लेकिन R के द्वारा आपको शुरू के दिनों में समझने में परेशानी हो सकती है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप H के, मेरे ख्याल से आप H के आधार पे समझिए कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है आप उसी को देखिए, मॉलिक्यूल कितना भी बड़ा हो छोटा हो, डोंट, उसमें आप कुछ परेशान मत होइए। आप उस कार्बन को देखिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अगर उससे एक अल्काइल ग्रुप लगा है और 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो अब आप हाइड्रोजन पे कंसंट्रेट करिए कि अगर 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट लगे हैं तब वो प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन लगा है तो सेकेंडरी है, और कोई हाइड्रोजन नहीं लगा तो टर्शरी है। और प्राइमरी को हम 1 डिग्री नोटेशन से कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शरी को 3 डिग्री कहते हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सवाल है कि अगर हमको पहचानने को कहा जाए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आपके BSc पार्ट 1 में छोटे छोटे क्लासेस में, और आपको ये ज़रूरी भी है कि आप ये जान सकें, पहचान सकें, क्योंकि पहचानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो आगे चल के फिर आप जो है आगे इसमें बढ़ नहीं पाएंगे, और ये तमाम जगह आपको इंटरमीडिएट मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको हमने एक कार्बोनियम आयन दिया है, CH3, C, CH3, H और CH2+,
और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो क्लास में मेरा जो अनुभव रहा है विभिन्न क्लासों में, ज़्यादातर बच्चे इसे सेकेंडरी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ गई है इसकी। लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा है कि आप इत्मीनान से उस कार्बन को देखिए जिसके ऊपर प्लस चार्ज लगा है। अगर उससे 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड है तो प्राइमरी है, 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो सेकेंडरी है, और अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड है उससे डायरेक्ट तो टर्शरी है। अब आप देखिए इसमें कि ये कौन सा कार्बोनियम आयन है। निश्चित रूप से आप इसको कहेंगे कौन सा, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से प्लस चार्ज है उससे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसी तरह से आप किसी भी कार्बोनियम आयन को पहचानना है कि भाई ये CH3 है, C है, ये CH3 है, CH2 है, CH3 है, ये कुछ और ब्रांच चेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने उस कार्बन को देखना है कि उसके साथ हाइड्रोजन कोई डायरेक्ट है कि नहीं है। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका ध्यान रखिए। इसको जब ध्यान में आप रखेंगे तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के हैं। अगर इसको आप खोल देंगे तो आपको ही नज़र आएगा, ये हाइड्रोजन जो है ये इसके हैं, ये हाइड्रोजन इसके कार्बन के, इसके नहीं हैं। तो इस कार्बन से जिस पे प्लस चार्ज लगा है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, और तब आसानी से आप कह देंगे क्या कि ये हमारा टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोनियम आयन को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जिस कार्बन से प्लस चार्ज लगा है उससे अगर 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट लगे हैं तो प्राइमरी है, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी है, कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्शरी है। और जब आप एक्सपर्ट हो जाएं थोड़ा, तब तो आप जान ही रहे जो लैंग्वेज लिखी कि अगर 1 R है तो वो प्राइमरी है, 2 R लगे हैं, 3 R लगे तो आप जान सकते हैं। और ये दोनों R ये अल्काइल ग्रुप हैं, R एंड R' मे बी सेम एंड मे नॉट बी सेम। इसका मतलब कि ये मिथाइल है तो ये भी मिथाइल हो सकता है, इथाइल इथाइल भी हो सकता है, इथाइल प्रोपाइल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसी तरह इनमें भी R' एंड R" मे बी सेम एंड मे नॉट बी सेम। तो इस तरह से बड़ा आसान है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को कैसे पहचानेंगे। अब दूसरी बात आती है कि भाई इनको पहचानने के बाद आपको ये जरूर ज्ञान हो कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी। अब सवाल है कि स्टेबिलिटी क्या होगी का मतलब पहले जानिए कि स्टेबिलिटी है क्या। स्टेबिलिटी मीन्स यहाँ पे लाइफ टाइम। अगर कोई कार्बोनियम आयन जिसकी लाइफ टाइम 1 सेकंड है, कोई दूसरा कार्बोनियम आयन जिसकी लाइफ टाइम 2 सेकंड है, तो जिसकी लाइफ 2 सेकंड है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा कहलाएगी, और जिसकी लाइफ टाइम 1 सेकंड है उसकी स्टेबिलिटी कम कहलाएगी। यहाँ सेंस केवल उसकी लाइफ टाइम से है। तो कौन सा कार्बोनियम आयन कम स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, आगे चल के ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आगे चल के रिएक्शन का फेट क्या होगा। रिएक्शन होगा नहीं होगा, प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, बहुत सारी बातें आप देखेंगे। और ये कार्बोनियम आयन के बहुत सारे उदाहरण आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड में आगे चल के आपको पढ़ने के मिलेगा। अब आप देखिए कि इनकी स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके लिए आप लॉजिक पे आइए। ये कार्बन किसी भी तरह का कार्बोनियम आयन है, सब में कार्बन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बोनियम आयन किस श्रेणी में आता है, सभी तरह के कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है। सभी इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनियम आयन ये नहीं कह रहा हूँ मैं, NO2+, Na+ सब इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन कार्बोनियम आयन जो भी होगा सब इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे आर हंग्री फॉर द इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए कि यहाँ पे कार्बन, सारे कार्बन इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं। अब इन्हें, इनके अमाउंट को कम करने वाले कौन लोग हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इसको हम न तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं न तो विड्राइंग में लेते हैं। लेकिन R जो हैं
ये डोनेटिंग में है। ये कैसे डोनेटिंग में है ये हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप इतना केवल जानिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के ग्रुप हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो लग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने लगेंगे। और याद करना थोड़ा आसान है, OH है, NH2 है, OR है, NHR है और R है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। बाकी जितने भी ग्रुप हैं मैक्सिमम ग्रुप सब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, चाहे नाइट्रो हो, चाहे वो एसिड हो, एस्टर हो, सभी ज़्यादातर जैसे समाज में आप देखते हैं कि देने वाले बड़े थोड़े लोग हैं और लेने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, उसी तरह यहाँ पर भी। फिलहाल आप ये जानिए कि R जो है किस कैटेगरी का है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन तो का भूखा कार्बन है कार्बोनियम आयन में। यहाँ जो भी कार्बन की भूख है इसको मिटाने वाला यहाँ पे एक ग्रुप आ गया जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसके जुड़ते ही ये जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग डिस्पर्सल ऑफ चार्ज कहते हैं, सब बुक में आपके लैंग्वेज मिलेगी। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम कैसे होगा। इस R के जुड़ने से जो जो R की संख्या बढ़ती जाएगी त्यों त्यों पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम होता जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर इसको आप कॉमन लैंग्वेज में जानना चाहें तो कैसे होगा, सपोज एक कॉमन एग्जांपल हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि आपको भूख लगी है, आपकी भूख 5 रोटी की है और कोई आदमी आपको 2 रोटी दे रहा है, एक आदमी और आगे आपको 2 रोटी और दे दिया, तो नेचुरल है कि आपकी भूख जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है, पेट आपका भर रहा है, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ रही है, मन आपका शांत होता जा रहा है, जो बेचैनी इस भूख की वो कम होती जा रही है। और जो जो ये बढ़ता जाएगा तो आप क्या ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये अलग बात है कि देने वाला कहाँ मौजूद है ना। जैसे आपसे किसी ने कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, आपने तुरंत खाना निकाला दे दिया घर में से ला के, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको पता है कि घर में खाना मांगते ही हल्ला मचेगा, आपने फ़ोन कर दिया, चलो मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ, एक आधा किलोमीटर पे जाओ, वहाँ एक होटल है, पैसा नहीं देना होगा, तुम जाके खा लो वहाँ पे। दोनों की स्टेबिलिटी में अंतर है, वो भी खास करके जब चिलचिलाती धूप हो तब। तीसरा आदमी को आपने कह दिया कि 2 किलोमीटर मेरा बाद एक परिचित हो, वहाँ साइकिल से जाके खा लो, सब में अंतर है। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जहाँ मौजूद है उस पर देने वाला ग्रुप अगर वहीं मौजूद है, उसके ऊपर ही मौजूद है एकदम, जो देने वाला ग्रुप है, ये स्टेबिलिटी को बहुत अच्छा करेगा। आप चल के देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल में। और अगर यही आपके पॉजिटिव ग्रुप में देने वाला ग्रुप जो है एक कार्बन बाद मौजूद है, यहाँ मौजूद है कहीं, तब आप देखेंगे कि देने वाला जो ग्रुप है ये आपका अगर यहाँ पे A है, यहाँ लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जितनी यहाँ मिल रही है। तो यही कि स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले एक ही फंडा है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ते जाएंगे, एक फैक्टर, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप अगर स्ट्रांग हैं तो पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा कम करेंगे, स्टेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से उसका उल्टा सोचिए कि आपके घर में ऑलरेडी कमी है, भूख लगी है आपको, घर में आपके खाना नहीं, पैसा नहीं, और उसी में कोई आदमी उधार मांगने वाला आ जाए, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? और वो भी स्टेबिलिटी आपको फ़ोन से कह दे कि दे जाना पैसा, तब अच्छा लगेगा, या कुर्सी डाल के आपके सर पे मौजूद हो जाए दरवाजे पे कि पैसा लेके ही आज जाऊंगा, आपको कहाँ आराम मिलेगा? तो यही वो फैक्टर हैं जो इस कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को घटाएं बढ़ाएंगे। और एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि कार्बोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगते जाएंगे, उनकी संख्या कितनी है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितने स्ट्रॉन्ग देने वाले हैं, यही सब फैक्टर डिसाइड करेंगे कि आपका कार्बोनियम आयन कितना ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। और इसी बेसिस पे रिएक्शन की रिएक्टिविटी आगे चल के आप देखेंगे
कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में तरह तरह के एल्कोहल आपको दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए किसकी रिएक्टिविटी अच्छी है, कौन जल्दी से रिएक्शन देगा। तो वही बात है, जिसका कार्बोनियम आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, डिहाइड्रेशन उतनी आसानी से हो जाएगा। तो आप देखेंगे, ये सब आप आगे चल के देखेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जनरेट करते हैं आईटीज़ में, बड़े बड़े कंपटीशन में। कुछ नहीं, बैठ के आप भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, और इन क्वेश्चनों के लिए पढ़ते समय आपको एक अच्छा खासा अमाउंट भी आपको मिल सकता है। अगर आप थोड़ा सा ब्रेन लगा के क्वेश्चन जनरेट करें तो दुनिया भर के लोग क्वेश्चनों को खरीदने वाले आपको मिल जाएंगे, एंड इनको एंजॉय पढ़ाई में उसका यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी है कि हम कार्बोनियम आयन को कैसे स्टेबल बताएंगे, क्या बताएंगे। तो इस डिस्कशन से ये निकल के आ रहा फिलहाल यहाँ पे कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इससे कम सेकेंडरी की है, इससे कम प्राइमरी की है, और सबसे कम फिलहाल इसमें किसकी है, मिथाइल की है। और इसकी इसी बात को जो हमने आपको एरो लगाया, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नॉट रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्रम, ठीक है। तो इट इज़ वेरी क्लियर, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको परेशानी है पहचानने में, स्टेबिलिटी बताने में इस स्टेज पे। नो डाउट एलाइल बेंजाइल बाकी बात हम लोग बात में करेंगे, जब थोड़ा सी नॉलेज हम लोगों को आ जाएगी, खास करके रिजोनेंस की नॉलेज जब आ जाएगी, तब हम लोग और भी अच्छा दूसरे तरह लोगों की बात करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में केवल हम इसकी बात कर रहे हैं। अब अगर आप इसी क्रम में कार्बन आयन के बारे में बात करें तो सब कुछ वही है, सारी डिफिनीशन वही है, सब कुछ वही है। ये बदल जाएगा केवल आपका कि जहाँ पे कार्बोनियम आयन है, ये हमारा ये कार्बोनियम आयन हट जाएगा, बाकी पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो सब का सब वही रहेगा। अगर हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज के बदले यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दे, यहाँ पे हम क्या कर दें, नेगेटिव चार्ज कर दे, तो आप देखेंगे कि सारा का सारा पूरी की पूरी जो स्टेबिलिटी की जो ऑर्डर है वो एकदम चेंज हो जाएगा। और आसानी से इसको आप समझ भी सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है बाय डेफिनेशन ऑफ द कार्बन आयन, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कार्बन एनायन है। तो ये कार्बोकैटायन जो है इसको हम लोग हटा दे रहे हैं यहाँ पे, और एक नई हेडिंग आपके पास आ जा रही है जो है आपका कार्बेन आयन, जिसको आप कहते हैं कार्बेन आयन। कार्बेन आयन को अगर हम लोग देखें तो एक कार्बन जिसके पास एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज है। बाकी डिफिनीशन सब कुछ वही है कि भाई किसको प्राइमरी कहेंगे, नोटेशन भी वही है, किसको सेकेंडरी कहेंगे, किसको टर्सरी कहेंगे। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग अगेन, है ना। बस इसकी स्टेबिलिटी का जरूर आप देखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो चार्ज ऐसे फैक्टर जो उस पॉजिटिव चार्ज में कमी ला रहे थे वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे थे। सिमिलर थिंग इज हियर आल्सो कि ऐसे जो भी फैक्टर इस नेगेटिव चार्ज के अमाउंट को बढ़ाएंगे वो उसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे, और जो जो ये चार्ज कम होता जाएगा, डिस्पर्स होता जाएगा, त्यों त्यों स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नो डाउट, चूँकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और आर का नेचर तो देने वाला, नेचर में चेंज नहीं है, तो अगर आर लगा हुआ है तो निश्चित रूप से इसके अमाउंट क्या होंगे, बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, अब घटेगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कहलाएगा, यही कहलाएगा, उसकी तुलना में ये कहलाएगा। सबसे कम कौन कहलाएगा, जो कार्बोनियम आयन में टर्सरी सबसे मोस्ट स्टेबल था वो कार्बन आयन में लीस्ट स्टेबल हो गया है। अगर इसको आप कॉमन एग्जाम्पल से मैं समझाऊं कि ये मिथाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है कार्बन, तो डेफिशिएंसी भी आपको आराम से नहीं रहने देगी, रिचनेस भी आपको आराम से नहीं रहने देगी। दोनों में आप दौड़ेंगे, डेफिशिएंसी में दौड़ेंगे खाने के लिए, रिचनेस में उस पैसे को जब तक खर्च नहीं करेंगे तब तक बेचैनी आपको रहेगी। मैं और ज़्यादा एग्जाम्पल से आसानी से आपको खाने पीने की बात से समझाता हूँ कि भाई आप
आपको 4 रोटी की भूख लगी है, आपने यहाँ पे मिथाइल वाले केस में थोड़ा सा ज़्यादा, आपने 5 रोटी खा ली है, तो आपको सेंसिटिव आप हैं, लेकिन हैं सेंसिटिव हैं आप, तो आपको फील हो रहा है कि अरे कुछ ज़्यादा हो गया है और आपका गला जलने लग रहा है, तो ठीक है, उस समय आप ठंडा पानी पी ले रहे हैं, उसी से आपको आराम मिल जा रहा है। लेकिन जब उस अवस्था के बाद भी आपको 2 रसगुल्ला मिल गया, आपने खा लिया, तो फिर तो बेचैनी और बढ़ेगी। अब आप पुदीन हरा से शांत हो पाएंगे, और फिर भी लालच नहीं जा रही है, कोई और बढ़िया, कोई रसमलाई खीर मोहन आ गया, फिर आपने खा लिया, और प्रॉब्लम बढ़ेगी। फिर आपको किसी ने कह दिया कि मैं 100 रुपया ले लो, खा लो, दावतों में बहुत सारी होता है ऐसा, मजाक में लोग कर देते हैं। यहाँ इस स्थिति में आपको बहुत प्रॉब्लम है, आप डिसेंट्री में हैं, आपको ड्रिप चल रही है। तो ज्यों-ज्यों रिचनेस बढ़ेगी त्यों स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। इस केस में इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज्यों-ज्यों बढ़ेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। सो दैट इज द रीजन कि टर्शरी इज द लीस्ट स्टेबल। उसकी तुलना में सेकेंडरी थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, प्राइमरी और ज़्यादा स्टेबल है, और मिथाइल इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और आप देखें तो दिस इज दी, इसको हम बोलेंगे मिथाइल कार्बेनाइन, प्राइमरी कार्बेनाइन, सेकेंडरी एंड टर्शरी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और इसमें भी वही बात है कि आप देखेंगे तमाम तरह के कार्बेनाइन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे सपोज कि कोई स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लग गया, मान लीजिए NO2 लग गया, आपको पता कि NO2 बड़ा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, तो नेचुरल है कि इसकी स्टेबिलिटी को इन कंपैरिजन टू कि अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इससे भी ज़्यादा वो स्टेबल कर देगा, इसको इससे भी ज़्यादा स्टेबल कर देगा, और ज़्यादा स्टेबल कर देगा। और अगर यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तब आप देखेंगे कि जो स्टेबिलिटी होगी वो ये जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ये उससे कम हो जाएगा, और ये सबसे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेने वाला ग्रुप नहीं लगा तो कोई देने वाला भी नहीं लगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप लगे हैं। इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप आपको और ज़्यादा लग गए, सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ज़्यादा लगा दिए, NO2 हैं, और यहाँ पर भी आपका NO2, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको लगा हुआ है, और आपको कहा जाए कि भाई अब बताइए ट्रेंड क्या होगा, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले लोग स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो यही है कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप यहाँ पे बढ़ाने लग जाएंगे, कार्बोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप स्टेबिलिटी को घटाने लग जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए अगर प्राइमरी सेकेंडरी के ट्रेंड की बात, तो कार्बोनियम आयन का जो ट्रेंड है, कार्बन आयन का ट्रेंड जस्ट उसका रिवर्स है। लेकिन ये रिवर्स का जो ऑर्डर है ये सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में हम चर्चा कर रहे हैं। आगे चल के देखेंगे कि एलाइल चाहे वो कार्बोनियम आयन हो चाहे वो कार्बन आयन हो, बेंजाइल चाहे कार्बोनियम आयन हो चाहे कार्बन आयन हो, वहाँ ट्रेंड में सिमिलरिटी है, क्योंकि उसके एक्सप्लेन का जो तरीका है, जो आधार वो अलग है, वो रिजोनेंस है। वो हम लोग जब रिजोनेंस पढ़ लेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बड़ा छोटे से लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं कि हम कार्बोनियम आयन को कैसे पहचानेंगे, कार्बन आयन को कैसे पहचानेंगे, उनकी स्टेबिलिटी को कैसे डिस्टेंस से, कैसे देने के अमाउंट से, कैसे इलेक्ट्रॉन लेने के अमाउंट से, कैसे हम डिसाइड करेंगे, और वही डिसाइडिंग फैक्टर से दुनिया भर के क्वेश्चन यू कैन जनरेट बड़े बड़े चैप्टर्स में। तो अगर आपका बेस मौजूद है, थिंकिंग पावर आपकी अच्छी है, तो आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पेपर ऐसा है कि अगर समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा पेइंग पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स यू कैन गेट, गलती के चांसेस बहुत कम हैं। और समझ में नहीं आया तब तो फिर कोई बात ही नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें तर्कों की भरमार है, और आप याद करके रट के
पेपर नहीं पास कर पाएंगे, कर भी गए तो आगे नहीं चल पाएंगे अगले क्लास में। तो इट इज़ बेटर कि आप हमारी वीडियोस को ध्यान से देखें। ये सुविधा है कि आप बार बार उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और सुनने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपनी तैयारी के लिए सो के सुन के इम्तहान में मत चले जाइएगा। रफ पेपर लेके और मुँहज़बानी खुद को पढ़िए और पढ़ाइए भी, लिखिए भी। अदरवाइज वहाँ जाके हमारी कलम तो चल रही है, उसी तरह जैसे बांसुरी वाला बजाता है, सब दौड़ के बांसुरी खरीद लेते हैं, पों पों उसमें करने लगते हैं। तो ऐसे ही आप अपने रफ पेपर पे 2-4 बार मुँहज़बानी लिखिए, अपने को ही पढ़ाइए, भाई ये हुआ, ऐसे हुआ। फिर आप देखिए तैराक निकल जाएंगे, और ट्यूब बांध के गंगा जी में छप 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 करेंगे, कभी तैराक नहीं हो पाएंगे। इसलिए पढ़िए, बढ़िया समझिए, प्रैक्टिस हमेशा मुँहज़बानी करिए, लगे कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके नंबर, आपकी नॉलेज, नंबर से भी ज़्यादा, नंबर तो अच्छे मिले ही आपको, आपकी नॉलेज आने वाले दिनों में एकदम शानदार हो, आपका एडमिशन किसी आईटी प्लेटफॉर्म पे हो, तब हमको बड़ी खुशी होगी कि अरे हमारा छात्र आज यहाँ पे है। थैंक यू।